हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? मस्त है। आपने अभी तक ये देखा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब टैक्सेबल होती है? तीन बातें। नंबर वन, एक बिल्डिंग होनी चाहिए और लैंड अपार्टमेंट टू दैट बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। तीसरी बात, आप उस प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन आज की क्लास में आप क्या देखेंगे कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं होगा। इन सिचुएशंस में जो आज आप देखने वाले हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो लेट्स सी कौन सी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जिसपे टैक्स ही नहीं लगता। हाउस प्रॉपर्टी इनकम नॉट चार्ज टू टैक्स। इन द फॉलोइंग केसेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। पहला है फार्म हाउस। फार्म हाउस की इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। फार्म हाउस क्या होता है? एग्रीकल्चरल लैंड पे जो बिल्डिंग बनी होती है उसको कहते हैं हम फार्म हाउस। इनकम फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड और ऑक्युपाइड बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट और receiver of rent or revenue of such land provided that the building is in the immediate vicinity of the agricultural land and is used as dwelling house or as storehouse। क्या कह रहा है? कह रहा है एग्रीकल्चरल लैंड अगर ये है और यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? फार्म हाउस। ये तो क्लियर है सबको। ये क्या होनी चाहिए? एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन इस फार्म हाउस का यूज क्या होना चाहिए ये भी क्लियरली डिफाइन कर रहा है। पहला कहता है या तो वो ड्वेलिंग हाउस की तरह यूज होना चाहिए, यानी रहने के लिए, और या फिर वो किस लिए यूज होना चाहिए? स्टोर की तरह। स्टोर ऑफ व्हाट? एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट का स्टोर कर सकते हैं आप। यहाँ पे भाई खेती के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको स्टोर कर लीजिए, या फिर क्या स्टोर करेंगे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो खेती हुई है वो सब आप यहाँ पे स्टोर कर लीजिए, या फिर फर्टिलाइजर, मेन्योर, भाई खाद वाद, ये सब आप यहाँ पे स्टोर कर लीजिए। इस तरीके की आप स्टोरेज करते हैं या फिर यहाँ पे आप रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में इस फार्म हाउस से जो भी किराया आएगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। एक्चुअली ऐसे फार्म हाउस से जब किराया आता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है, सामने वाले के हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बात बता दी और ये आपने एग्जेम्प्ट इनकम में पढ़ भी रखा है। तो क्लियर है ये पहला, फार्म हाउस से जो इनकम आ रही है दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बी, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। इफ द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, तो उससे जो किराया आ रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। हमारे देश में चैरिटेबल पर्पस डिफाइंड है। इनकम टैक्स में ना चैरिटेबल पर्पस क्या होता है ये डिफाइंड है। मतलब कोई भी चीज आप जो चैरिटी कर रहे हैं उसको आप चैरिटेबल पर्पस मत समझिएगा इनकम टैक्स के हिसाब से। जैसे आप कंबल बांट दिए, ठीक है, तो आप कहेंगे हम चैरिटेबल पर्पस कर दिए, तो ठीक है चैरिटी है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से चैरिटी नहीं है। इनकम टैक्स चैरिटी जिसको कहता है वो डिफाइंड है। पता है क्या है इनकम टैक्स के हिसाब से चैरिटी? पहला तो एजुकेशन चैरिटी है, दूसरा मेडिकल फैसिलिटी चैरिटी है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपके कोर्स में नहीं है। एजुकेशन चैरिटी है, मेडिकल फैसिलिटी चैरिटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट चैरिटी है, गवर्नमेंट चैरिटी है, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट चैरिटी है, योगा चैरिटी है। भाई साहब योगा चैरिटी है, ये मैं समझाता हूं आपको। इनकम टैक्स चैरिटी डिफाइन करता है, और अगर आप चैरिटी वाला काम करते हैं तो आपकी इनकम भी एग्जेम्प्ट है।
आपको सेक्शन 12AA के तहत रजिस्ट्रेशन लेना होता है अगर आप ये सब चैरिटी कर रहे हैं, और आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन एजुकेशन का मतलब क्या है? जो मैं आपको दे रहा हूं वो एजुकेशन नहीं है सरकार की नज़र में। इसे सरकार पता है क्या कहती है? कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर्स। कॉमर्शियल ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर जो क्लासेस कैसे दे सकते हैं? फिजिकल दे सकते हैं, डिजिटल क्लासेस दे सकते हैं, और ये कॉमर्शियलाइज्ड हैं, ये बहुत पैसा बनाते हैं, और ये उनकी नज़र में एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन सरकार की नज़र में क्या है? स्कूल कॉलेज। अगर आप स्कूल और कॉलेज चलाते हैं तो आप चैरिटी कर रहे हैं। आप चाहें तो सेक्शन 12AA में रजिस्टर करा लीजिए और आपकी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल कॉलेज 1 रुपया टैक्स नहीं देता है। जितनी महंगी महंगी स्कूल है ना, जिसके ओनर्स करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रहे हैं, 1 रुपये इनकम टैक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो चैरिटेबल पर्पस है। आप कहेंगे सर ये कौन सी नई अनोखी बात आप बता दी, आज तो मेरा सर ही चकरा गया एकदम से। ये स्कूल कॉलेज जो इतना पैसा बना रहे हैं, आप कह रहे हैं सर ये चैरिटी है और इस पे टैक्स नहीं लगता। हाँ, देखिए सरकार ना कानून बहुत कुछ सोच समझ के बनाना पड़ता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हमारे देश में स्कूल कॉलेजेस की आवश्यकता है? शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। हाँ, या तो सरकार इतनी कॉम्पिटेंट होती कि सरकारी स्कूल एंड कॉलेजेस में ही हर कोई पढ़ाई कर लेता, जरूरत ही नहीं पड़ती प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस की, तो सरकार कभी भी एग्जेम्पशन नहीं देती, कभी नहीं कहती कि तुम्हारी इनकम टैक्स फ्री है, तुम बिजनेस कर रहे हो कहती। सरकार कह रही है हमारी सरकारी स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ता है क्या? अरे जो खुद सरकार है उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या? जो खुद सरकार चला रहे हैं? नहीं। तो सरकार भी इस बात को समझती है कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस से काम नहीं बनेगा, उससे देश का शिक्षा का स्तर ऊपर नहीं होगा, हमारे बस का ही नहीं है, तो चलो हम ये काम किसी और को दे देते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। लेकिन वो करेंगे क्यों? चलो हम इनकम टैक्स फ्री कर देते हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे ये धंधा करने के लिए। आज भी शायद अगर एजुकेशन टैक्स फ्री ना होता तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ना होते। मैंने आपको कई बार बताया है कि गवर्नमेंट एग्जेम्पशन ये सब सोच के देती है कि वेदर दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन टू कंट्री और नॉट। तो देश को जरूरत है एजुकेशन की, इसलिए ये चैरिटेबल पर्पस है। ठीक है, डो नॉट कंसिडर इट एज चैरिटी। चैरिटी क्यों है? क्योंकि भाई देश को जरूरत है। ठीक है, एग्जेम्पशन में लाना है इसको, इसलिए है। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी। सरकारी अस्पताल से एक बार बस कल्पना कीजिए कि सरकारी अस्पताल से देश में मेडिकल फैसिलिटी चल जाएगी, तो आपको तो सरकारी अस्पताल देखते ही जो पिक्चर दिमाग में आती होगी ना, उसी से घबरा जाते होंगे आप। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि देश में बेटर मेडिकल फैसिलिटी हो, और बेटर मेडिकल फैसिलिटी तभी होगी जब गवर्नमेंट कहेगी कि भाई ये चैरिटी है, एग्जेम्पशन मिल जाएगी तुमको। प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब भाई इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए आप कुछ काम करते हो। मॉन्यूमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए, ताजमहल, कुतुब मीनार, इनको बचाने के लिए, भाई ये देश की धरोहर है, इनको संभालने के लिए, बचाने के लिए कुछ आप काम करते हो, तो ये सब चैरिटी है। योगा, योगा पता है चैरिटी में कब आया? 2014 में। ठीक है, जब मोदी जी पहली बार सत्ता में आए, अब की बार मोदी सरकार। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको क्या बताऊंगा, आप सभी को पता है कि बाबा रामदेव के और मोदी जी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, और 2014 के इलेक्शन के लिए बाबा रामदेव जी ने बहुत प्रमोशन भी की थी मोदी जी के लिए, और उन्होंने अपनी जितनी योगा शिविर वगैरह लगाए जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनमें उन्होंने मोदी जी के लिए अच्छी अच्छी बातें कही। कई बार उस योगा शिविर में ही मोदी जी को खुद बुलाया 4 शब्द कहने के लिए। तो इस तरीके से बहुत प्रमोशन की उन्होंने। तो जैसे ही 2014 के इलेक्शन के बाद मोदी जी सत्ता में आते हैं, तो पहले ही बजट में, फर्स्ट बजट में, योगा को चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अब इससे पता है क्या हुआ? बाबा रामदेव योगा से जितना भी कमाएंगे वो एग्जिम्प्ट है। लेकिन हमें ये सब नहीं समझना था, हमें समझना था एक दूसरी बात। क्या समझना था? सर यहां कहां हम लोग टहल रहे हैं, हमें समझना था प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। आइए अब समझाते हैं। अब बाबा रामदेव योगा से जितना कमाते हैं वो तो एग्जेम्प्ट है क्योंकि ये चैरिटेबल पर्पस है,
लेकिन जितना बाबा रामदेव ने योगा से कमाया, करोड़ों रुपए कमाया, उससे एक बड़ी सी कॉमर्शियल बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है। और उस कॉमर्शियल बिल्डिंग का अब लाखों रुपया किराया आता है। ये लाखों रुपए का किराए का इनकम जो उस प्रॉपर्टी से आया है, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर हम उस प्रॉपर्टी को हेल्प फॉर चैरिटेबल पर्पस कहें। अब हेल्प फॉर चैरिटेबल पर्पस कहने का मतलब कि उस प्रॉपर्टी से जो किराए की इनकम आ रही है वो भी पता है बाबा रामदेव कहां लगा देंगे, योगा में। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी वो भी आप कहां लगा देंगे, चैरिटेबल पर्पसेस में, तो जो इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी एग्जेम्प्ट इनकम है। आ गई बात समझ में? तो प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस का मतलब द प्रॉपर्टी जिसकी इनकम से हम चैरिटेबल पर्पस करेंगे। चैरिटेबल पर्पस क्या होता है? ये सारा चैरिटेबल पर्पस होता है, ये सब कुछ हम करेंगे। तो उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है, दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट इनकम। बहुत सुंदर सर। नेक्स्ट बात बताइए। नेक्स्ट है हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये देखिए, ये तो आपने पहले ही चार्जिंग सेक्शन में ही पढ़ लिया है कि जिस प्रॉपर्टी में हम अपना धंधा करते हैं उसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं होती। ये तो पहले ही आपने कर लिया है, बस रिपीटेशन है यहां पे। चौथा डी, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। अब जिस मकान में हम रहते हैं, क्या उसका भी गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दीजिए हमको एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे? नहीं। तो एनुअल वैल्यू ऑफ एनी टू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस और अनऑक्युपाइड हाउस, दो मकान का जिसको आपने सेल्फ ऑक्युपाई कर रखा है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक में आप रहते हो और एक खाली पड़ा है, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही सेल्फ ऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड का मतलब खाली पड़ा है, ठीक है। तो दो मकान की एनुअल वैल्यू यहां पे जो होती है वो नेट एनुअल वैल्यू होती है, एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू of two self-occupied, two house property shall be taken as nil। दो मकान की वैल्यू नील मान ली जाएगी, इस वजह से आपके हाथ में टैक्स नहीं लगता। मैं फिर से बोलता हूं, जिस मकान में आप रहते हो, क्या वो मकान टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस। यहां पे आप पढ़ रहे हो कि इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नॉट चार्ज टू टैक्स, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाला जो डी वाला है ये चार्ज टू टैक्स है, ठीक है। इसका टैक्स बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि एनएवी नील है। सिंस इनकम नील है तो टैक्स भी तो नील हो जाएगा। तो दिस इज चार्जेबल टू टैक्स, इस हेडिंग के अंदर बस इसलिए पढ़ें क्योंकि इफेक्टिवली टैक्स नहीं लगता है। लेकिन आप इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि टैक्स नहीं लगता है। जिस मकान में आप रहते हैं उसकी इनकम पे भी टैक्स लगता है, लेकिन उसकी इनकम कितनी होती है? उसकी इनकम नील होती है, और इनफैक्ट दो मकान की इनकम नील मानी जाती है, ठीक है। पहले एक्चुअली एक ही मकान की इनकम नील मानी जाती थी, ये 3-4 साल पहले ही हुआ है कि दो मकान की इनकम नील माने जाने लगी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि सरकार ने देखा ना कि आजकल परिवार एक साथ नहीं रहते हैं। अब मिस्टर एक्स है, उसके दो बेटे हैं, ठीक है। अब दोनों बेटे कह रहे हैं हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तो उसके पास दो मकान था, दोनों मकान में उसके दो बेटे रहते हैं, ठीक है। एक बेटा एक मकान में रहता है, एक बेटा एक मकान में रहता है, और वो अपना इधर उधर दोनों तरफ रहते हैं, कभी किसी बेटे के पास, कभी किसी बेटे के पास मिस्टर एक्स। तो सरकार कह रही है अब इनसे एक मकान पे टैक्स लेना, भाई दोनों मकान रहते हैं, एक मकान पे टैक्स लेना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल परिवार इतना हो गया है कि लोग दो मकान में रहते हैं, तो इसलिए दो मकान की वैल्यू को नील मान लिया गया है, ठीक है। अब आप दो मकान में रहते हो, चाहे एक मकान में रह के एक मकान खाली भी रखते हो, तो मतलब दो मकान की सबको छूट दे दी गई कि भाई अब दिमाग नहीं लगाना है, सेल्फ ऑक्युपाइड हो, अनऑक्युपाइड हो, वॉटेवर हो, दो मकान की वैल्यू हम नील कर देंगे। इसके बियॉन्ड आपका मकान खाली पड़ा है, आप उसमें रहते हो, इस सब बात से फर्क नहीं पड़ता, हम उसकी एक्सपेक्टेड रेंट पे आपसे टैक्स लेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो एनएवी ऑफ एनी टू सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस और अनऑक्युपाइड हाउस शैल बी टेकन एज नील। आइए समझिए इस बात को। देखिए मेरे पास एक ये मकान है, एक ये मकान है, एक ये मकान है, हम तीनों में ही रहते हैं, तीनों में ही रहते हैं मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड है।
सरकार क्या तीनों मकान को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेगी? नहीं, सरकार कहती है कोई 2 मकान की हम एनएवी नील लेंगे। एक्चुअली सिर्फ 2 ही मकान की एनएवी नील ली जाएगी, ठीक है। तो 2 मकान की एनएवी नील ली जाएगी, यानी क्या होगा इसका मतलब मालूम है? एक मकान को डीम लेट आउट मान लिया जाएगा। डीम लेट आउट मतलब लेट आउट तो नहीं है आपका मकान लेट आउट तो नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे कि वो लेट आउट है और उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। आ रही है बात समझ में? तो अब मेरे पास अगर ये 3 मकान है, 3 सेल्फ ऑक्युपाइड, तो हम किसको देखिए 2 मकान आप नील ले सकते हो, तो हम किसकी वैल्यू नील ले? हम किसको सेल्फ ऑक्युपाइड ही कंसीडर करें, किसको डीम लेट आउट बनाए? देखिए जो मकान छोटा है उसको आप डीम लेट आउट बनाइए, उसमें फायदे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आएगी ना, इसकी एक्सपेक्टेड रेंट कम आएगी। तो सरकार कोई भी 2 मकान आपको सेल्फ ऑक्युपाइड लेने कह रहा है, तो हम इस दोनों का क्या करेंगे, इसको सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और एनएवी नील करा लेंगे, और इस वाले मकान को हम कह देंगे कि इसको डीम लेट आउट मान लो, और इसकी एक्सपेक्टेड रेंट पे टैक्स दे देंगे। आ गई बात समझ में सबको? तो दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डू। 2 मकान सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह आप एनएवी नील कराइएगा, बाकी डीम लेट आउट माना जाएगा। एक्चुअल में देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, देखिए हाउस प्रॉपर्टीज जो होती है ना, एक होती है सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरी होती है अनऑक्युपाइड, तीसरी हो गई आपकी लेट आउट, और चौथी हो गई डीम लेट आउट। हम लिख भी देते हैं, आप भी लिख लीजिए, सेल्फ ऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब रहते हैं, अनऑक्युपाइड मतलब खाली पड़ा है, लेट आउट मतलब किराए पे दिए हैं, और डीम लेट आउट का मतलब है सेल्फ ऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड है लेकिन 2 से ज़्यादा है। अगर यही दोनों मोर देन 2 होती हैं तो वो डीम लेट आउट हो जाती है, यही ग्रेटर 2, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड 2 ही आप माना जाएगा। आपका इससे ज़्यादा अगर सेल्फ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड है तो वो सेल्फ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड नहीं माना जाएगा, वो डीम लेट आउट माना जाएगा। बस 2 ही हो ही सकता है सेल्फ ऑक्युपाइड अनऑक्युपाइड, ठीक है। इन दोनों का फॉर 2 HP NAV इज इक्वल टू नील, रेस्ट विल बी DLO, बाकी को DLO मान लिया जाता है। अब क्लैरिटी आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट बात समझिए। देखिए 2 बिल्डिंग सेल्फ ऑक्युपाइड मानी जाती है, ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग बनाई है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर हो गया। अब ये क्या है मैं आपको समझाऊं। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है, 1 बिल्डिंग, लेकिन इसमें 6 फ्लोर हैं, और 6 फ्लोर मैंने एक एक फ्लैट की तरह बनाया है। ये जो 6 फ्लोर हैं ये पूरा एक एक फ्लैट की तरह है, मतलब हर फ्लोर अपने आप में एक फ्लैट है, एक 3 BHK फ्लैट की तरह है। और ये साइड से हमने स्टेयर्स दिया हुआ है, ये सीढ़ियां हैं, एक के बाद आप एक एक फ्लोर पे जाते जाइए। इसमें मिस्टर एक्स का बड़ा बेटा रहता है, सन A रहता है, इसमें सन B रहता है, इसमें सन C रहता है, ठीक है, इसमें वो खुद मिस्टर एक्स रहते हैं, ये दोनों अनऑक्युपाइड पड़ा है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड मकान माना जाएगा एक, जैसे 2 मकान की एनएवी ली जाती है, तो ये 6 मकान है या 2 मकान है या 1 मकान ही है? मतलब ये एक बिल्डिंग हमने बनाई है, ठीक है, उसमें 6 फ्लोर हैं, 6 फ्लोर को एक एक फ्लैट की तरह बना दिया हमने, तो क्या इसको 6
प्रॉपर्टी मानी जाएगी या एक प्रॉपर्टी मानी जाएगी? तो लेट मी टेल यू द आंसर, दिस इज वन बिल्डिंग इज इक्वल टू वन सेल्फ ऑक्युपाइड। ये एक पूरा का पूरा ये सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, ये एक बिल्डिंग है। अगर एक और भी होगी ना तो वो भी एनएवी नील हो जाएगी। इसकी एनएवी तो नील है ही है, ये अगर एक और भी होगी तो भी एनएवी नील हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये जो खाली पड़ा हुआ है ना, इसको अगर लेट आउट कर दिया गया है तो क्या होगा? ये सब वैसे तो बाद में पढ़ना है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा आइडिया हम देके अभी आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये दोनों लेट आउट है तो बस इतने हिस्से का जो किराया आ रहा है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये चारों का चारों स्टिल सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा। ठीक है, जब ये चारों सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये चारों इतना हिस्सा ये पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएगा। आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें से दो सेल्फ ऑक्युपाइड है और दो डीम लेट आउट है, नहीं, चारों सेल्फ ऑक्युपाइड है। क्योंकि चार भी अभी एक मकान नहीं हुआ, ये 4/6 ऑफ मकान है, यानी 2/3 ऑफ मकान है। 2/3 ही हमने सेल्फ ऑक्युपाई कराया, अभी एक मकान भी नहीं कराया सेल्फ ऑक्युपाई। ठीक है, तो इसको ये एक ही ये पूरा पूरा फिर जितना है इसको एक कंसिडर करेंगे कि एक भाई मेरा सेल्फ ऑक्युपाई हुआ है अभी, जबकि दो आपको अलाउड है, राइट। तो मैं कुल मिला के ये बताना चाहता था कि एक्चुअली अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो एक बिल्डिंग जो है आपकी एक ही मकान है। अब उसमें एक एक फ्लोर पे आपने एक फ्लैट टाइप का बना दिया। आजकल हर कोई हर फ्लोर को ना एक फ्लैट टाइप का बनाता है, ऐसे बनाने का सिस्टम ही है। तो ये नहीं कि एक बिल्डिंग बनाए 4 फ्लोर की, 4 फ्लैट की तरह बना दिए तो वो 4 मकान कहलाएगा, वो एक ही मकान कहलाएगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है, नो चलिए अब अगली बात समझते हैं। हमने एक बिल्डिंग बनाई ये 1, एक दूसरी बिल्डिंग बनाई ये 2, एक और बिल्डिंग बनाई ये 3। तो ये कितने मकान हैं? 3 मकान हैं। ठीक है, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड कहलाएंगे और एक डीम लेट आउट कहलाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पता है हमने क्या किया? इन सब की एक बाउंड्री बनाई और यहां पे एक गेट और लगा दिया और इस पे लिख दिया राजमहल। मेरा ही घर है, राजमहल। ठीक है, 3 मकान बनाए और एक बाउंड्री करके एक मेन गेट यहाँ पे लगा दिए, ताकि इन सब का भी अपना अपना गेट है, 3 मकान तो ही है, लेकिन यहाँ ये मेन गेट बना दिया। मतलब एक ऐसा बाउंड्री कर दी जिससे ये एक मकान लगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये एक मकान है कि 3 मकान है सरकार की नज़र में? क्योंकि 2 मकान तो सरकार कहती है सेल्फ ऑक्युपाइड, लेकिन अगर 3 मकान की तरह हम 3 बिल्डिंग बनाए, एक बाउंड्री मार दिए उसको और वहाँ पे एक मेन गेट लगा दिए, तो ये तो बेसिकली एक मकान हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये एक मकान है कि 3 मकान है? सरकार कहेगी इतना ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं तो अभी हमको अगर वो कहेगी कि ये एक मकान है तो अगला रईस क्या करेगा? एक गांव खरीदेगा पूरा। ठीक है, ये देखो ढेर सारे मकान बनाएगा, एक पूरा गांव खरीदेगा। ठीक है, ये ढेर सारे मकान हैं। ठीक है, और इस पूरे गांव की एक बाउंड्री बनवाएगा, यहाँ पे मेन गेट। ठीक है, और यहाँ लिखेगा चौधरी भवन। ये लीजिए, ये अलग रही जाते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सरकार कह देगी हमको कि ये एक मकान है, तो ये चौधरी जी भी बोलेंगे ये एक मकान है। भाई हम तो मेन गेट पूरे गांव की बाउंड्री बनवाएं और मेन गेट एक लगाएं बड़ा सा, वहाँ पे लिखे चौधरी भवन। नहीं भाई साहब, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 3 मकान है। ये बाउंड्री लगा देने से ये एक मकान नहीं बन जाएगा, ऐसा मत करिए। दिस इज 3, यहाँ पे एक सेल्फ ऑक्युपाइड ये कहलाएगा, ये 2 सेल्फ ऑक्युपाइड हो गया, ये डीएलओ होगा। और यहाँ ये जो चौधरी जी बनवाए हैं ना, उसमें भी 2 ठो बस सेल्फ ऑक्युपाइड होगा, बाकी सब चौधरी जी का डीएलओ हो जाएगा। ये सारे खाली मकान पे टैक्स लगेगा, सारे पे। मजा आ रहा है कि नहीं? आपको आनंद आ रहा है? दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी तो कुछ नहीं सीखे हो बच्चों, अभी तो मैं आपको झेलाना नहीं चाहता। अभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैसे कैसे मकान के बारे में आप पढ़ेंगे जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अभी तो जिन मकान पे टैक्स नहीं लगता उसको पढ़ रहे हैं, जब बात ये आएगी इस पे टैक्स लगता है और किराए की बात आएगी तो आपकी खोपड़ी चकरा जाएगी। ऐसे ऐसे मकान के बारे में बात करेंगे हम कहेंगे एक मकान है, उसका 1 कमरा किराए पे है
और बाकी पूरे मकान में हम रहते हैं, अब क्या होगा? हे भगवान, एक मकान है 3 फ्लोर का है, एक किराए पे है, अब क्या होगा? एक मकान है उसमें नीचे हम दुकान खोल रखे हैं, ऊपर रहते हैं और उसके ऊपर किराएदार भी है, अब क्या होगा? आप कल्पना नहीं कर पाएंगे जो जो सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको मजा आ जाएगा। आपकी क्लैरिटी जो है ना कॉन्सेप्ट की, वो बहुत शानदार होगी। इतनी सिंपल बात करके नहीं जाएंगे, किराए की इनकम आ गई, टैक्सेबल कैसे होगा, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। यहां तक क्लियर हो गया? आइए अगला देखते हैं। लेकिन बस आप इस बात में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग की जो हेडिंग है वो है कि नॉट चार्ज टू टैक्स, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इज चार्ज टू टैक्स, एनएवी इज निल, इसलिए टैक्स लगता नहीं है। एनएवी निल होने की वजह से टैक्स नहीं लगा, लेकिन चार्ज टू टैक्स है। ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन और लोकल अथॉरिटी, एक एक करके बात करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन क्या होता है? व्यापार मंडल। ये व्यापार मंडल क्या होता है? जैसे अगर सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ एक व्यापारी को दिक्कत है और वो चिल्लाएगा तो सरकार को सुनाई देगा? नहीं। लेकिन अगर व्यापारी अपना संगठन बना ले और मिल के चिल्लाएं तो सरकार हिल जाएगी भाई। ठीक है। जब आवाज ढेर सारे लोगों की निकलती है ना तो शोर होता है और सरकार भी डरती है उस आवाज से। तो व्यापारियों ने बहुत समय पहले से ही संगठन बनाना शुरू कर दिया है। बहुत पहले भी संगठन बनते थे, आज भी बनते हैं। ठीक है। इनफैक्ट हमारे सीए में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन होता है, आपको पता होगा, डॉक्टर्स एसोसिएशन होता है, प्रोफेशनल व्यापारियों का तो बहुत पहले से ही एसोसिएशन बनता है। हर तरीके के व्यापारी अपना एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है। बुनकर एक है तो वो अपना एसोसिएशन बनाएंगे, बुनकर एसोसिएशन। नमकीन वगैरह वाले हैं, चॉकलेट टॉफी वाले, वो कन्फेक्शनरी एसोसिएशन। हर तरीके के व्यापारियों का अपना एसोसिएशन होता है। तो ये जो व्यापारी होते हैं जो एसोसिएशन बनाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपने एसोसिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन्हीं पैसों से इनकी मीटिंग होती है। अगर ये पैसा बच जाता है तो कभी कभी ये प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं। किसी प्रॉपर्टी में अब अपनी मीटिंग करेंगे, किराए की जगह में या होटल में क्यों करेंगे। ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं। तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एसोसिएशन, मैं उसके बारे में बताता हूँ, ट्रेड एसोसिएशन फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस फिक्की के जो मेंबर्स हैं वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो ये लोग तो हर महीने जो संगठन इनका बना हुआ है फिक्की, उसमें कितना बहुत भारी भारी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। फिक्की के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। दिल्ली में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका एक दिन का किराया ₹1,00,000 है। दिन का किराया ₹1,00,000 है। ठीक है। तो ये जो एसोसिएशन होती है, ट्रेड एसोसिएशन, इनके पास जो भी किराए की इनकम आती है इन बिल्डिंग से, वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। वो टैक्सेबल नहीं होती इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। उसी तरीके से जो लोकल अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी का मतलब ग्राम पंचायत गांव में, और शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको हम नगर निगम कहते हैं। तो हम वाराणसी में रहते हैं, हमारे वाराणसी में ये हमारी जो नगर निगम है उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, किराए पे भी हैं वो। तो जो किराए की इनकम आती है, क्या उस पर नगर निगम टैक्स देता है? नहीं, उस पर टैक्स नहीं देना है उसे, वो इनकम एग्जेम्प्टेड है। तो किन की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्टेड है? ट्रेड एसोसिएशन की, व्यापार मंडल की और नगर निगम की। ठीक है। नगर निगम मतलब लोकल अथॉरिटी। गांव में ग्राम पंचायत बोलते हैं, शहर में नगर निगम बोलते हैं ना। उसके बाद पैलेस ऑफ एक्स रूलर। आइए पहले एक्स रूलर। एक्स रूलर क्यों कह रहे हैं? पहले राजा महाराजा होते थे ना, अब तो राजा महाराजा खत्म हो गए, अब तो मोदी हैं भाई बस। ठीक है। तो देखिए, एक राजा थे, उनका ये महल है, ये महल है, ये गेट है उसका। उसमें उन्होंने ये एक मकान बनाया था, इसमें रानी नंबर 1 रहती थी उनकी। आपको मालूम है ना, पहले राजा लोग कई सारी रानियां रखते थे। ये भी एक मकान बनाया था, उसमें रानी 2 थी। ये एक बिल्डिंग थी, इसमें रानी 3 थी। और ये उनका पूरा ये एक महल है, ये राजा जी का महल है। ठीक है। अब ये राजा ने क्या किया, नौगढ़ पे हमला कर दिया। ये रहा नौगढ़ का महल। ठीक है। यहाँ पे नौगढ़ में नौगढ़ वाले राजा के पास
भी 3 रानियां थीं, ठीक है। और इस राजा ने, यहाँ वाला राजा ने नौगढ़ वाले पे हमला किया और नौगढ़ वाले राजा को मार गिराया, नौगढ़ वाले राजा को मार गिराया। तो इसकी जो रानी 3 थी वो रानी भी इसी की हो गई, जो राजा अभी मार गिराया है। तो उसकी हो गई रानी 4, रानी 5, रानी नंबर 6 हो गई, और ये महल भी उन्हीं का हो गया कि नहीं। फिर अब ये नौगढ़ के राजा का मन बढ़ जाता है कि भाई मतलब ये राजा जो नौगढ़ के राजा को मार गिराता है तो इसका मन और बढ़ जाता है, चला जाता है विजयगढ़ पे, विजयगढ़ पे हमला बोलता है। विजयगढ़ के राजा के पास भी, इसके पास 4 रानियां थी, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो अब विजयगढ़ के राजा को भी मार गिराता है और चारों रानियां और महल सब ले लेता है, ठीक है। तो अब इसके पास रानी नंबर 7, रानी 8, रानी 9 और रानी 10 रानियां हो गई और 3 महल हो गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रानी तो बस मैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए बता रहा था, रानी का कोई लेना देना नहीं है। आइए अब महल की बात करते हैं। ये जो राजा है इसकी तो डेथ हो गई, अब इसका बेटा है राजकुमार, ठीक है। उसके पास ये इतने सारे महल हैं, ठीक है। इसमें से कितने की वैल्यू नील होगी? बिल्डिंग के हिसाब से बात की जाए तो 3 3 6, तो मतलब कैसे 2 बिल्डिंग नील होगी वैल्यू, मतलब इसकी नील हो गई, बाकी सब टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे होगा कि 2 महल टैक्स एक की वैल्यू नील हो जाएगी? क्या होगा भाई साहब, कैसे होएगा? आइए समझते हैं कैसे होगा। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी वन पैलेस इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द एक्स रूलर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एक्स रूलर जो है उनका एक पैलेस, एक महल एग्जेम्प्टेड है। ये तीनों में से कोई एक महल एग्जेम्प्ट करा सकता है, एक महल एग्जेम्प्ट हो गया तो ये और ये टैक्सेबल हो जाएगा, महल एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर 3 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग है, चाहे जो भी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? हम अगर यही 3 बिल्डिंग बना के बाउंड्री खींच रहे थे तो आप कह रहे थे कि नहीं 2 ही टैक्सेबल हो, 2 एग्जेम्प्ट होगा, 1 टैक्सेबल हो जाएगा, 2 की ही वैल्यू नील होगी, 1 टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पूरा पैलेस क्यों दे रहे हैं सर? तो देखिए सरकार क्या कह रही है, कह रही है चुप रहो तुम भिखमंगे कहीं के। अरे ये सब राजा घर के लोग हैं, ठीक है। ये सब 3 महल में रहते थे, 10 रानियां रखते थे, इनकी बराबरी करोगे? अरे इनको भी देखो हम एक पैलेस में टिका दिए हैं, बस एक पैलेस एग्जेम्प्ट किए, बाकी सब टैक्सेबल कर दिए हैं, ठीक है। तुम लोग के लिए 2 मकान इतना ही बहुत है, राजाओं से मत कंपेयर करो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखिए सरकार भी कह रही है भाई ये सब तो 10 महल में रहने वाले थे, एक महल ही तो बस दे रहे हैं, एक महल एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, बैलेंस टैक्सेबल है। बट आप अगर यही महल बनाने की कोशिश करेंगे आज की तारीख में तो सरकार कहेगी बस बहुत हो गई रईसी तुम्हारी, ठीक है, बहुत हो गई रईसी तुम्हारी, सिर्फ 2 मकान क्या है, एनएवी नील, बैलेंस टैक्सेबल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ पैलेस टुडे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो एक पैलेस कहलाएगा और वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नो, 2 बिल्डिंग ही आपके हाथ में एनएवी नील कहलाएगी। बट अगर आप एक्स रूलर थे, आप राजा महाराजा आपके पूर्वज थे, ठीक है, और आपको इस तरीके से इतने सारे महल मिले हुए हैं, तो एक एग्जेम्प्ट होगा, बैलेंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन किसी के पास बचा होगा तब तो सरकार तो सब ले ही ली है, किसी के पास बचा थोड़ी ना है कि 4 पैलेस पड़ा हुआ है किसी के पास, ठीक है, ना रानी बची है कोई, ना पैलेस बचा है, ठीक है। चलिए लेट्स प्रोसीड। नाउ कमिंग टू द लास्ट पोर्शन इज प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी बड़ी सारी प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहे हैं हम, पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी मतलब बीजेपी, कांग्रेस, इनकी बात कर रहे हैं। क्या इनके पास प्रॉपर्टीज हैं? हाँ भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी भी खूब प्रॉपर्टी बना के बैठी हुई है, लीडर तो बना ही रखे हैं, प्रॉपर्टीज पार्टी भी बना रखी हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, मतलब बीजेपी की बिल्डिंग, कांग्रेस की बिल्डिंग, आपकी बिल्डिंग, इनकी जितनी भी बिल्डिंग है उस पर किराया आएगा तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनकी कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का जो कानून है बड़ा सुंदर कानून है,
और ये सब अपने लिए प्यारा कानून बनाए ही हैं। यही है हमारे देश का कानून बनाने वाले लोग, अपने लिए तो सुंदर बनाएंगे ही। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी वालों ने अपने लिए जो कानून बनाया है, ये क्या बनाया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस की इनकम कमाती है तो टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बिजनेस कर रही है? कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की का शोरूम देखा है? बीजेपी का शोरूम है ये बीजेपी की दुकान है। अरे नहीं भाई, कि इसको जरूरत क्या है? जिसको फोकट का चंदा मिलता है, जिसको पैसा ऐसे ही मिल जाता है, वो धंधा क्यों करेगा? ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का बिजनेस नहीं है और सिर्फ बिजनेस की इनकम ही इनकी टैक्सेबल होती है। हालांकि यहाँ पे तो हमको सिर्फ यही बताना था कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड, इट इज नॉट टैक्सेबल। तो आज की क्लास में कुल मिला के आपने क्या देखा? वो हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम जो कि टैक्सेबल नहीं होती है। राइट, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।